नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार घोष आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पुनः आज आपके सम्मुख से एक नई श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो श्रृंखला है जो लोअर पीसीएस के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये श्रृंखला रहेगी। इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं एक नई प्रश्नावली लेके उपस्थित हुआ हूँ, जो मेरे द्वारा स्वयं निर्मित किए गए हैं। इस प्रश्नों को कहीं ना कहीं ऐसे समावेशित रूप दिया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की श्रृंखला का। इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे 1 से लेकर 44 या 45 नंबर के क्वेश्चन इसके अंतर्गत आपको दूंगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। दोस्तों, आपने इससे पूर्व जो कल वीडियो का जो पेपर हुआ था, ग्रामीण विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था, उसका सिलेबस देखा होगा, उसका स्तर देखा होगा कि किस प्रकार से ये पेपर का रूप बन के हमारे सम्मुख से प्रस्तुत हो रहा है। तो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये श्रृंखला होने जा रही है। आइए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला का। पहला प्रश्न दोस्तों ये कह रहा है, ये पहला जो प्रश्न है ये कह रहा है, भारत का प्रथम ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। भारत का कह रहा है, देखिए ये भारत का पहला ऐसा ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है जो इससे पूर्व भारत के किसी भी राज्य में नहीं बना है। यदि हम बात करें अदर कंट्री में, तो ये जो ब्रिज बनाया गया है, जो ग्लास का संपूर्ण रूप से कांच का ये ब्रिज बनाया जाएगा, जो चाइना के तर्ज पर ये ब्रिज बनाया जा रहा है। और जो ये ब्रिज जो बनाया जा रहा है, ये चाइना की कंपनी ही द्वारा बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा चाइना के एक पहाड़ी पर बहुत बड़ा ब्रिज बनाया गया है जो कांच का बना है। उसी तर्ज पर ये भारत में भी ये उत्तराखंड को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ऐसी चीजें उत्तराखंड के अंतर्गत आ रही हैं। तो ये उत्तराखंड के अंतर्गत ऋषिकेश के अंतर्गत ये ब्रिज बनाया जा रहा है। ऋषिकेश में ये ब्रिज बनाया जा रहा है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है, होप का पूरा क्या नाम है। अब होप क्या है हमें ये समझना होगा। देखिए, इससे पूर्व मैं इसका पूरा नाम बताऊं, थोड़ा इसके बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूं। देखिए, जो होप है ये माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा एक पहल की गई थी, जिसमें इस होप के माध्यम से जो उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनको रोजगार के एक मुख्य धारा में प्रभावित करने के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं या अपना स्वयं का उद्योग निर्मित कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट में जाकर वो अपना रजिस्ट्रेशन करें या सरकार उनको किस प्रकार से मदद करती है, आर्थिक सहायता करती है। तो इसके अंतर्गत ये रोजगार के मद्देनजर रखते हुए इसको निर्मित किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि होप का पूरा क्या नाम है। देखिए, होप का जो हेल्पिंग आउट पीपुल एवेयर करके इसका पूरा नाम है। अगर मैं बात करूं इसकी जो लॉन्च किया गया था इसको, तो ये जो लॉन्च किया गया था इसको 13 जुलाई 2020 के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इसको लागू किया गया था, जिसमें रोजगार की मुख्य धारा में लोगों को लाया जा सकते। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का तीसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से कोविड हमारे संपूर्ण संसार में व्याप्त है, जिस प्रकार से लोगों की इसमें मृत्यु हो रही है और ये संक्रमण किस प्रकार से धीरे धीरे फैल रहा है, अब उसी के मद्देनजर रखते हुए ये प्रश्न बनाया गया है। देखिए, देश में जानवरों के लिए पहले क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना 14 अप्रैल 2020 को कहाँ की गई थी। अब क्वारंटाइन सेंटर जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी के लिए या मनुष्यों के लिए जो क्वारंटाइन किया जा रहा था 14 दिन का या 28 दिन का जो क्वारंटाइन किया जा रहा था, उसी प्रकार से ये संक्रमण कहीं ना कहीं जीवों में भी देखने को मिला। क्योंकि अगर हम देखें तो ये संक्रमण जो चीन के ह्यूआन शहर से जो फैला है, एक चमगादड़ के ही पीसीज के माध्यम से ये वायरस का निर्माण हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि जानवरों में भी ये वायरस के कहीं ना कहीं लक्षण देखने को मिले। और इसके अंतर्गत जो हमारी भारत सरकार है उनके द्वारा जो देश में हमारे जानवर है, जो जू हैं, जो अभ्यारण्य हैं, वहां पर एक क्वारंटाइन सेंटर का निर्माण किया गया था। वो जो उसकी स्थापना जो की गई थी 14 अप्रैल 2020 को ये की गई थी। ये आपकी की गई थी उत्तराखंड के अंतर्गत ये की गई थी। जो उत्तराखंड के अंतर्गत जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो उस जगह इस क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना की गई थी। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये है, इसके अंतर्गत ये की गई थी। ठीक है,
अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चौथे नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है उत्तराखंड सरकार ने 2020 और 21 के लिए कितने करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। काफी व्यूअर्स जो हैं मेरे चैनल के माध्यम से जितने भी जुड़े हैं या ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जितने भी जुड़े हैं, कई अभ्यर्थियों द्वारा मेरे से बार बार ये पूछा जा रहा था कि सर क्या उत्तराखंड के बजट पे भी आप कोई वीडियो बनाओगे। तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाऊंगा। तो आज अगर हम अभी की वर्तमान समय की बात करें, जो प्रश्न जो पूछा जाएगा, जो पीसीएस के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तराखंड सरकार ने 2021 और 20 और 21 के लिए जो बजट को जो प्रावधान किया गया था, जो बजट को पेश किया गया था सदन में, तो वो जो किया गया था 53,526 का बजट, ये 53,526 करोड़ का ये बजट सदन में पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब ये कह रहा है कुमाऊं के देवता पुस्तक के लेखक कौन है। अब कुमाऊं के जो हमारे देवता हैं, जैसे कि कुमाऊं की यदि हम बात करें तो कुमाऊं के जो देवता हैं जो सर्वाधिक जिसे पूजा जाता है वो हमारे क्या है, गोलू देवता के रूप में हम कुमाऊं के देवता को हम जानते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कुमाऊं के देवता के नाम से कौन से देवता प्रसिद्ध हैं, तो वो है आपके गोलू देवता प्रसिद्ध हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वो किस प्रकार से पूछा गया है, देखिए कुमाऊं के देवता पुस्तक के लेखक कौन है। अब कुमाऊं के जो देवता जो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, वो जो लिखी गई है पद्मा दत्त पंथ द्वारा इसको लिखा गया है। पद्मा दत्त पंथ द्वारा इस पुस्तक को विमोचन किया गया है। इसके राइटर हैं आपके पद्मा दत्त पंथ द्वारा इसको लिखा गया है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का छठे नंबर का जो प्रश्न है, ये कह रहा है वर्ष 2020 में, ठीक है फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, वर्ष 2020 में वीरता पुरस्कार से उत्तराखंड की कौन सी ऐसी बालिका को सम्मानित किया गया था। अब आपके जहन में जो नए व्यूवर्स हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं पीसीएस की, तो वीरता पुरस्कार वो पुरस्कार दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त को या 26 जनवरी को। ये ऐसा होता है जो बच्चे अपनी जान की परवाह न करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की मदद करते हैं, अपनी जान पर खेल के उसकी जान को बचाते हैं, तो उसकी ये बहादुरी के लिए ये अवार्ड दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अब 2020 में जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से उत्तराखंड से किस बालिका को इसमें सम्मानित किया गया था, उस बालिका का नाम बताना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें, ये जो बालिका थी, इस बालिका का नाम था राखी रावत। इस बच्ची का नाम था, इस बालिका का नाम था राखी रावत को ये 2020 में वीरता पुरस्कार उत्तराखंड से मात्र ये बालिका रही है जो राखी रावत इसका नाम है। अब अगले प्रश्न 7वें नंबर की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये कह रहा है उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायो सिटी पार्क कहाँ स्थित है। आप सभी लोगों को पता होगा कि केंद्र सरकार द्वारा एक अभिन्न योजना का प्रारंभ भी किया गया था, बायो सिटी पार्क का स्थापना की गई थी। ये देश का पहला ऐसा पार्क है जहां पर पूर्ण रूप से हर्बल या कहें पूरे बायो से रिलेटेड चीजें इस पार्क में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इस पार्क की बात करें तो ये उत्तराखंड को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऐसी चीजें हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत आई हैं। अब ये जो पार्क बना है ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत हल्द्वानी में ये पार्क बना है। देखिए अगर कभी जनपद पूछेगा तो ये आपका नैनीताल जनपद। अब ये कहाँ किस स्थान पे बना है, तो ये हल्द्वानी के अंतर्गत ये पार्क आपका बना हुआ है। ठीक है, ये देश का पहला ऐसा पार्क है, ये बायो सिटी पार्क बनाया गया है, ये खोला गया है जहां पर ये हल्द्वानी जगह पर ये बनाया गया है। अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। 8वें नंबर का ये प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2017-18 के लिए खेल रत्न पुरस्कार 2020 में किसे प्रदान किया गया था। देखिए वर्ष 2017-18 की बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इसमें खेल रत्न जो पुरस्कार जो दिया गया था वो 2020 में किसे प्रदान किया गया था, ये आपको ये बताना है। देखिए जो ये पुरस्कार जो दिया गया है ये मनीषा सिंह रावत को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये मनीषा सिंह रावत को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों,
इसे आप नोट करिए, मेरे साथ इस श्रृंखला को बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, या कहें ये श्रृंखला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब 90 नंबर का जो प्रश्न है ये कह रहा है, गगास के तट पर पुस्तक के लेखक है। जो गगास, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि गगास है क्या। देखिए, जो गगास के तट पर ये कहा गया है, ये आपके कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत, अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत एक गगास नामक एक नदी प्रवाहित होती है, जो रानीखेत से दोराहाट के मध्य एक स्थान है, गगास नामक स्थान है। ये एक घाटी है जहाँ पर ये नदी प्रवाहित होती है। अब ये कह रहे हैं गगास के तट पर पुस्तक के लेखक। अब ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? यदि हम इस पुस्तक के राइटर के नाम बारे में बात करें तो ये जगदीश चंद्र पांडे द्वारा इसको लिखा गया है। जगदीश चंद्र पांडे द्वारा इस पुस्तक का लेखन किया गया है, उनके द्वारा इसको रचित किया गया है। अब बात करते हैं निवेदिता कार्की का संबंध किस खेल से? निवेदिता कार्की का संबंध किस खेल से है? ये हमारे उत्तराखंड से हैं। ये एथलेटिक्स या कहें खेल जगत से ये संबंधित है, खेल जगत से ये प्रश्न आया है। तो अगर हम निवेदिता कार्की की यदि हम बात करें तो ये बॉक्सिंग से इनका संबंध है, बॉक्सिंग इनका ये गेम है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये बॉक्सर हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 11वें नंबर का प्रश्न। इसी श्रृंखला का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कह रहा है, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? फिर से दोबारा इस प्रश्न को दोहरा रहा हूं। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी है ये बताना है दोस्तों। ये जो इस राम स्थल की जो संख्या है ये 37 इन स्थलों की संख्या है। अब बात करते हैं इसी प्रश्न, अगले प्रश्न 12वें नंबर की, इसी कड़ी का 12वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ कार्यक्रम की शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है और ये क्या पहल थी? इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, जिस समय संपूर्ण विश्व में कोरोना अपने भयानक रूप को धारण किए हुए था, इसके वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु, हमने अपने या सगे संबंधियों को खोया है। तो एक पहल की शुरुआत हुई थी, ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत ये एक पहल प्रारंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत एक कहा गया था, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। ये जो शुरुआत हुई थी, ये देहरादून से इस इवेंट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, देहरादून में इस इवेंट की शुरुआत हुई थी, क्योंकि प्लास्टिक हमारे लिए कितना हार्मफुल है ये आप सभी लोग जानते हो। तो प्लास्टिक को कम करने के उद्देश्य से, लोगों को जागरूक करने के लिए, देखिए इसमें दो चीजों की बात सम्मुख से रखी जाती है। दो चीजों को इसमें निखार के बड़े अच्छी तरीके से, खूबसूरती की तरह से पेश किया गया। एक तरफ तो है कि आप मास्क को अपने लाइफ में एज ए कहें लाइफ पार्टनर की तरह से यूज करो, या फिर बात करें प्लास्टिक को अपने से दूर रखो और प्लास्टिक का कम से कम यूज करो। कि प्लास्टिक से ज्यादा महत्व आपके मास्क को दिया गया है, इसलिए इस इवेंट का नाम ये रखा गया कि प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ का कार्यक्रम जो नगर निगम ने किया था, वो नगर निगम है, ये देहरादून में इस इवेंट का शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 13वें नंबर का प्रश्न, ये साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का वास स्थल कहाँ है? देखिए, जो साइबेरिया से जो पक्षी प्रवास करते हैं या माइग्रेट होते हैं, तो ये क्या होता है, जब सर्दियों का जो समय समाप्त होता है, उसके बाद जो गर्मियों का जो सीजन आता है, तो उसमें ये जो पक्षी होते हैं, साइबेरियन जो पक्षी जो प्रवास करते हैं, ये 6 से 7 हजार किलोमीटर की ये दूरी सफर करते हैं, जिसमें हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियों को पार करते हुए ये भारत में प्रवेश करते हैं। भारत का जो राज्य है उत्तराखंड में ये आते हैं। उत्तराखंड में जो ये प्रवास स्थल है इनका, तो ये जो स्थल है आपका, यदि हम बात करें तो ये देहरादून के अंतर्गत जो स्थान है आसन कंजर्वेशन के अंतर्गत जो ये अभ्यारण्य है, तो वहां पर ये पक्षी आते हैं, ये अपने पूरे प्रवास आते हैं, जहाँ पर इनका प्रजनन होता है। जो इनका जो यहाँ पर आने का जो मेन उद्देश्य होता है, इनका जो प्रजनन का समय होता है, यहाँ पर
इनकी जो प्रजाति है ये फलती फूलती है, इसलिए ये बहुत 6000 या कहें 7000 की ये किलोमीटर की दूरी सफर करते हुए ये भारत आते हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत देहरादून में जो साइबेरियन कंजर्वेशन अभ्यारण्य है वहां पर इन पक्षियों का स्थल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 14 नंबर का प्रश्न दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है लोअर पीसेस के दृष्टिकोण से। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपना 1000वां ATP मैच जीता? देखिए ऐसा कौन सा खिलाड़ी, हम खेल जगत की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए इसमें समावेशित रूप से आपको प्रश्नों का समावेशित रूप देखने को मिलेगा। अब ये कह रहा है कि हाल ही में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने अपना 1000वां मैच, जिसे ATP मैच जो इसने जीता, ये जो है ये खिलाड़ी का यदि मैं नाम बोलूं तो इस खिलाड़ी का नाम राफेल नडाल हैं। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। ये बैडमिंटन के क्षेत्र में, ये कहें टेनिस के क्षेत्र में इसने बहुत बड़ा नाम है। अपने ये खेल की दुनिया के सबसे बड़े सितारे के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये जो है राफेल नडाल, ये स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अगले प्रश्न की बात करते हैं। मिताली राज पर जो बनी हुई जो बायोपिक है उसका क्या नाम है? इसी श्रृंखला का 15 नंबर का ये प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे मिताली राज कौन है। मिताली राज हमारी भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की क्या है, ये कप्तान है रही हैं। और इनके द्वारा इनके जो जीवन पर आधारित इनके जो बायोग्राफी का क्या नाम है, इनके जीवन पर जो बायोग्राफी या मूवी बनी है उस मूवी का नाम या इनके बायोग्राफी का क्या नाम है, ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। यूपी पीसीएस के अंतर्गत भी पूछा गया, समूह गाँव के अंतर्गत भी पूछा गया। यदि हम ये IAS का पेपर देखें जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत भी ये वाला प्रश्न पूछा गया है। मिताली राज पर बनी हुई बायोपिक का क्या नाम है? अब बायोपिक किसी व्यक्ति विशेष जो अपने क्षेत्र में ऐसा कुछ कार्य करते हैं, जो समाज में ऐसा कुछ कार्य करते हैं, उन पे ये बायोपिक बनती है। अब इनका क्या नाम है ये बताना है। अगर मैं बात करूं तो इनके बायोपिक का जो नाम है शाबाश मिट्टू करके, इनका बायोपिक का नाम है शाबाश मिट्टू करके इनका ये बायोपिक का नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 14वें नंबर का जो प्रश्न है, ये कह रहा है 29वें सरस्वती सम्मान से किसे नवाजा गया है? जो 29वां जो सरस्वती सम्मान जो दिया गया था वो किसे दिया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। यदि मैं इस सम्मान की यदि मैं बात करूं तो सिंधी भाषा के जो साहित्यकार थे वासुदेव मोही, देखिए वासुदेव मोही जो सिंधी भाषा साहित्य के क्षेत्र में इनको ये सम्मान दिया गया था, सरस्वती सम्मान से इन्हें नवाजा गया था। ठीक है, कौन सा? अब मैं फिर दोबारा दोहराऊं, सिंधी भाषा के ये साहित्यकार वासुदेव मोही इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप मेरे साथ नोट करते हुए अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि आप किस पर वीडियो चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 17वें नंबर के इस श्रृंखला का 17वें नंबर का जो प्रश्न है, ये कह रहा है नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम या कौन है? देखिए नमामि गंगा, अब आपको पता है कि हमारी केंद्र सरकार द्वारा बहुत बड़ी इस नमामि गंगा परियोजना में बहुत ज्यादा अरबों रुपया इसमें खर्च किया गया कि हमारी जो गंगा है, गंगा को स्वच्छ निर्मल और साफ किया जाए। इस उद्देश्य के लिए इसमें अलग अलग समय में या हम जो 2014 से इसका जो प्रारंभ हुआ था, इसमें अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बने। और अब जो वर्तमान में जो इसके ब्रांड एम्बेसडर जो बने हुए हैं, ये आपको ये जाना माना ये नाम है, या कहें आप सभी लोगों ने अपने बचपन में इसका अध्ययन अवश्य किया होगा। बड़ी ही खूबसूरत ये कैरेक्टर है, या हम कहें जो नमामि गंगे परियोजना के जो नए ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो वो दोस्तों वो कार्टून कैरेक्टर हैं एक चाचा चौधरी, जो सभी के फेवरेट रहे हैं। ये मेरे भी फेवरेट रहे हैं चाचा चौधरी, जिसमें साबू का भी किरदार है। ठीक है, ये इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है कार्टून कैरेक्टर चाचा चौधरी, इसके क्या है ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 18वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों। देखिए खेल को
उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत के अंतर्गत पूछ रहा है। देखो, खेल को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, अलग अलग राज्य खेल के प्रति लोगों का रुझान आकर्षित करने के लिए समय समय पर कोई ना कोई ऐसी योजनाओं को लाते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। यदि हम बात करें, देखिए अभी एक प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक फिट इंडिया के तहत एक प्रोग्राम किया गया था जिसमें लोगों की फिटनेस और इंडिया का गेम्सों के प्रति रुझान को बढ़ाने के लिए फिट इंडिया का मूवमेंट किया गया था, जिसमें स्कूली बच्चों को भी उसको अंदर कर लिया गया था, सभी को उसके अंदर का एक समावेशी रूप इसको तैयार किया गया था। उसी तर्ज पर यदि मैं बात करूं, खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए, ये जो राज्य बना, ये जो दर्जा मिला गया है मिजोरम को ये दर्जा दिया गया है। दोस्तों, मिजोरम ऐसा राज्य है, पहला देश का ऐसा राज्य है जिसने खेल को उद्योग के दर्जे के रूप में से माना। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला के 19वें नंबर के प्रश्न की बारे में बात करते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2014 का आयोजन कहाँ होगा? देखिए, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं, जो हर प्रत्येक 4 वर्ष में जिनका आयोजन किया जाता है, तो अब जो ग्रीष्मकालीन खेल होंगे ओलंपिक से रिलेटेड, ये कहाँ पर होंगे, कौन से देश इसको आयोजित कराएगा? दोस्तों, यदि मैं बात करूं, ये फ्रांस में, देखिए ये फ्रांस के अंतर्गत इन खेलों का आयोजन किया जाएगा 2024 के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करता हूं मैं इसी श्रृंखला के अगले प्रश्न की। देखिए, 20वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए सॉन्ग, देखिए फिर से मैं दोहरा रहा हूं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ऐसे प्रश्नों को समावेशित रूप से मैं तैयार करके आपके सम्मुख से उपस्थित कर रहा हूं। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये 20वें नंबर का एक प्रश्न है। देखिए, रिस्किन ब्रांड करके ये लेखक हैं, इनके द्वारा ये ए सॉन्ग ऑफ इंडिया को लिखा गया है, जिसमें इंडिया के बारे में इसमें बहुत रूप से विस्तार रूप से इसमें चर्चा की गई है। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे प्रश्न जो कई दफे रिपीट हो चुके हैं 2019 से लेके, या बात करें जो आए दिन जो पेपर होते हैं, ये वाले प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अभी लेक्चरर का जो पेपर हुआ था, तो एलटी का जो पेपर होता, उनमें ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे नेग्लेक्ट ना कीजिए। देखिए, कह रहा है वन ऑरेंज मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? वन ऑरेंज मर्डर के लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पता होगा जो हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध जो ये राइटर हैं, चेतन भगत द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए दोस्तों, जो 66वां जो दादा फाल्के जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो 66वां जो दादा फाल्के पुरस्कार जो दिया गया था, वो किस व्यक्ति को दिया गया था? ये प्रश्न कई दफे, अगर आप पिछले साल के कुछ पेपरों को उठा के देखोगे तो उसमें ये प्रश्न को कई दफे पूछा गया है। दोस्तों, जो ये पुरस्कार जो दिया गया था, अमिताभ बच्चन जी को ये पुरस्कार से नवाजा गया था। ये जो 66वां जो दादा फाल्के पुरस्कार था, ये अमिताभ बच्चन जी को ही दिया गया था। अब बात करते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, आपको पता होगा इस जो प्रश्न की जो मैं बात कर रहा हूं, राफेल विमान, आपको पता होगा ये बहुत बड़ा चर्चित विषय रहा है हमारे देश में, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, यदि हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें या अन्य जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, ये मुद्दा हमेशा हमारे देश में गरमाया हुआ है। राफेल विमान में जो 3,000 करोड़ का जो घोटाला, जो सम्मुख से कहते हैं कि इसमें 3,000 करोड़ का ये घोटाला हुआ है। अब हम इस घोटाले की बात न करते हुए राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट के बारे में बात करेंगे, जो हमने फ्रांस से जो विमान लिए, हमने जो केंद्र सरकार द्वारा जो फ्रांस की कंपनी को या फ्रांस सरकार को जो हमने टाइप किया था कि 36 विमान हमें चाहिए, उस पे हमने जो 3,000 करोड़ रुपये जो फ्रांस सरकार को दिए, उसके एवज में हमें 36 ये फाइटर प्लेन हमें दिए जाएंगे, जो बहुत ही आधुनिक हैं फाइटर, जो हम कहें राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ये गौरव किस महिला को ये दिया गया है? देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं, ये शिवांगी सिंह है, जिन्हें ये राफेल विमान उड़ाने के लिए ये पहली भारतीय महिला बनी। उनका जो नाम है वो शिवांगी सिंह है। देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप मेरे साथ लिखते हुए चलिए। शिवांगी सिंह
इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, हम कूच करते हैं। देखिए इसी श्रृंखला का 21वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, कर्म भूमि पत्र के प्रथम संपादक कौन थे। देखिए उत्तराखंड में जो कर्म भूमि नाम से जो पत्र, जो ये हम समाचार जो पत्र प्रकाशित हुआ था, तो उसके संपादक के रूप में किन्हें जाना जाता है, ये आपको बताना है। यदि मैं इनके संपादक के बारे में बात करूं दोस्तों, ये रिस्कन, इनका जो नाम है भैरव दत्त धूलिया, इनका नाम है भैरव दत्त धूलिया, इनका नाम है। ठीक है, इनके द्वारा जो संपादित किया गया था कर्म भूमि के प्रथम संपादक कौन थे, भैरव दत्त धूलिया इनका नाम है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 22वें नंबर का प्रश्न, बहुत ज्यादा, काली कुमाऊं का जो मुसोलिनी किस व्यक्ति को कहा जाता है, मुसोलिनी व्यक्ति। ये अगर मुझे याद है तो ये प्रश्न 2011 में जो पीसीएस का पेपर हुआ था, ये एनटी का जो 2015 में जो पेपर हुआ था, उसमें भी ये प्रश्नों का उल्लेख हुआ है। और कई ऐसे समूहों के ऐसे प्रश्न हैं, समीक्षा अधिकारी के ये प्रश्न हैं, जहाँ पर काली कुमाऊं का मुसोलिनी किस व्यक्ति को कहा जाता है, इसका प्रश्न को हमें देखने को मिलेगा। तो अब ये जो है व्यक्ति विशेष, ये कौन है, इसका ये बारे में पंडित हर्षदेव ओली, पंडित हर्षदेव ओली इनका ये नाम है। इनको काली कुमाऊं का मुसोलिनी नाम से इन्हें जाना जाता है। अब बात करते हैं वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक सबसे पहले किसने लिखी। अब आपको पता होगा वैली ऑफ फ्लावर हम किसे जानते हैं, फूलों की घाटी का यदि हम बात करें, जिसे हम फ्लावर ऑफ वैली के नाम से जानते हैं, तो जो फूलों की घाटी पर आधारित जो पुस्तक जो लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई, ये फ्रेंच साइमन द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, फ्रेंच इस्माइल द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का, जो हमारा पीसीएस और पीसीएस की जो श्रृंखला जो प्रारंभ हुई है, इसी श्रृंखला का 23वें नंबर का जो प्रश्न है, 23वें नंबर का जो प्रश्न मैंने आपके समक्ष रख दिया। इसी श्रृंखला का 24वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जो उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के जो पर्वतीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था, इससे पूर्व जो मैंने कल की जो वीडियो डाली थी, मैंने उसमें उत्तराखंड के आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाओं के बारे में बात की, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कुमाऊं परिषद, कुमाऊं का गठन किस प्रकार से हुआ था, या मैं कहूँ कुमाऊं जन समिति का जो गठन हुआ था, अलग अलग समितियों के बारे में मैंने जो आपको उल्लेख किया था, उसी से रिलेटेड ये पर्वतीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था, ये कब किया गया था, ये आपको बताना है। देखिए, जो कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया था 1968 में इसका ये गठन किया गया था, जब ये उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड को पर्वतीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था, ये 1868 में इसका गठन किया गया था। अब अगला प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है, ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय मार्ग की संख्या कितनी है। जो ऋषिकेश और माणा के मध्य जो राजमार्ग है, उस राजमार्ग की संख्या कौन सी ये राजमार्ग की संख्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। यदि मैं इस राजमार्ग की बात करूँ, ये 58वें राजमार्ग ये राजमार्ग है। ठीक है, 58वें नंबर का ये राजमार्ग है, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्णित हट, देखिए अगला प्रश्न है 26वें नंबर का प्रश्न है, वर्णित हट किस स्थान पर स्थित है। ये वर्णित हट किस स्थान पर ये स्थित है, ये बहुत अपने आप में एक यूनिक प्रश्न है, आपको ये समझना होगा। देखिए, ये किस स्थान पर, ये अगर मैं इस स्थान की यदि मैं बात करूं, ये वेदनी नामक स्थान पर ये है। ये वर्णित हट किस स्थान पर है, वो वेदनी नामक स्थान पर यह है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 27वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है, उत्तराखंड में सौण या सैण शब्द का तात्पर्य क्या है। उत्तराखंड में जो ये हम कहें क्षेत्रीय भाषा की बात करें, उत्तराखंडी कुमाऊं की जो भाषा है, सौण प्लस सैण, या हम या कहें इसको सौण कहें या फिर सैण कहें, तो इस शब्द का तात्पर्य क्या है, ये आपको बताना है। ये है आपका चिड़वाड़, चिड़वाड़
वासा, इसका क्या है, जो सौन या शैन का जो शब्द का जो तात्पर्य है, चिड़वासा इसका अर्थ है। अब मैं बात करूं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत का ये प्रश्न है। ये कह रहा है उत्तराखंड में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर जो मीठी मूलियों के लिए ये स्थान जाना जाता है। उत्तराखंड का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर ये मीठी मूलियों के लिए ये जाना जाता है। अगर मैं बात करूं, ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है दोस्तों। अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत जो दोराहाट विधानसभा है, दोराहाट के अंतर्गत ये आता है। जो उत्तराखंड का वो कौन सा स्थान है जहां पर मीठी मूलियों के लिए जाना जाता है, ये दोराहाट अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है, ये कह रहा है एशिया का, फिर से दोहरा रहा हूं, एशिया का पहला अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। आप सभी को पता होगा, जो हमारा रुड़की है, रुड़की के अंतर्गत यह प्रथम एशिया का, देखिए एशिया का ये पहला अभियांत्रिक संस्थान है जहां पर यह स्थापित किया गया है, ये रुड़की के अंतर्गत ये स्थापित किया गया है। अब अगला प्रश्न इसी श्रृंखला का 30वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। देखिए राष्ट्रीय पार्क की बात कर रहे हैं कि कौन सा है। देखिए अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि के बारे में बात करें तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा ये पार्क है। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का 31वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कैप्टन यंग को किस शहर की खोज का श्रेय जाता है। जो कैप्टन यंग थे उनके द्वारा किस शहर को खोजा गया था, आपको बता, जैसे पीटरसन बैरन द्वारा नैनीताल की खोज की गई थी, उसी प्रकार से जो कैप्टन यंग है उनके द्वारा किस शहर की खोज की गई थी। यदि मैं बात करूं तो ये उत्तराखंड से ही रिलेटेड है। देखिए उत्तराखंड की जो मसूरी स्थान है, मसूरी की जो खोज की गई थी कैप्टन यंग द्वारा, मसूरी की खोज की गई थी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूर्ण का संबंध है, इसी में श्रृंखला का 32वें नंबर का प्रश्न है, दूर्ण का संबंध किससे होता है। देखिए ये हमारे जो कुमाऊं या पहाड़ या गढ़वाली भाषा का ये शब्द है, दूर्ण का संबंध किससे होता है। कभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आपको इसके आंसर दे दी जाएंगे, उसमें चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें कौन सा सही है, इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए। दूर्ण का संबंध किससे होता है। अगर मैं दूर्ण के संबंध के बारे में बात करूं, ये पहले जमाने में जो हमारा सनातन ये प्राचीन समय था उत्तराखंड का, जब ये हम आदिकाल के बारे में बात करूं, तब से ये परंपरा आज भी निरंतर पहाड़ों में या कहें हमारे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत ये आज भी है। देखिए ये जो दूर्ण का जो अर्थ होता है, इसमें क्या होता है, अनाज मापने का एक पारंपरिक क्या होता है, परंपरागत एक जो मापन प्रणाली होती है, मापने का जो चीजें होती हैं, अनाज को या हम कहें माणे के द्वारा नापे जाते हैं, या लकड़ी का एक बहुत से बड़ा माणा बनाया जाता है, उससे अनाज को नापा जाता है। ये जो परंपरागत जो मापन है उसको ये संबोधित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 33वें नंबर का प्रश्न दोस्तों। ये कह रहा है मुट्ठी किसकी पैमाइश के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मुट्ठी, देखिए हमने देखा होगा, देखिए आज हम जब कोई भूमि को खरीदते हैं या किसी लैंड को हम क्रय करते हैं, तो उसके लिए जैसे हम शहरों की यदि बात करें तो उसमें तो स्क्वायर फीट के अनुसार चलता है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो आज भी जो हम जमीन का आदान प्रदान करते हैं या उसको खरीदते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, भूमि मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मुट्ठी। कहते हैं कि एक मुट्ठी खेत आपका है, ये मेरे पास, कभी कोई कहते हैं कि मेरे पास 12 मुट्ठी नाली जमीन है या 100 मुट्ठी नाली जमीन है। जो मुट्ठी का जो प्रयोग किया गया है वो भूमि मापने के लिए किया, एक मुट्ठी का जो होता है, तो उस आधार पर इसे पहाड़ों में इसको यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का 34वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप मेरे साथ इनको नोट करते हुए चलिएगा। देखिए मुनि की रेत नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष कौन थे। जो मुनि की रेती, फिर से दोहरा रहा हूं, सॉरी, मुनि की रेती नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। यदि मैं बात करूं, इनके जो अध्यक्ष थे, जो मुनि की रेती के जो नगर पंचायत के जो पहले अध्यक्ष रहे हैं, वो इंद्रमणि बधोनी जी को यह श्रेय है कि ये इनका अध्यक्ष बनने का, इंद्रमणि बधोनी जी इसके अध्यक्ष हैं।
अब मैं बात करूं जो उत्तराखंड के जो सीमांत जनपद हैं, जो उत्तराखंड से लगे हुए जो सीमांत जो दूर दराज के जो जनपद हैं, उनका गठन कब किया गया था, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो इसके हम गठन की यदि हम बारे में बात करें तो 1960 में सीमांत दूरस्थ जो क्षेत्र हैं उन जनपदों का जो गठन किया गया था, तो वो 1960 में सीमांत जनपदों का गठन इसके अंतर्गत किया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं, अब अश्व अक्षांश किसे कहते हैं। अब अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, देखिए उपोष्ण क्या होता है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, आपका अश्व अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अब इसी श्रृंखला का हम 37वें नंबर की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए हम अब बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, जो ग्राम स्तर के बारे में बात करें, जो ग्राम पंचायत के जो सदस्यों की जो योग्यता होती है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको वर्णित किया गया है, इसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया है। यदि मैं इस अनुच्छेद की यदि मैं बात करूं तो जो यह अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, ये है 234H। इसमें जो संशोधन हुआ था 234H के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत सदस्यों की जो योग्यता के बारे में जो वर्णन किया गया है 243वें और H में जो इसका संशोधन किया गया, इसके अंतर्गत इसका प्रावधान इसको वर्णित किया गया है। अब इसी श्रृंखला का 38वें नंबर के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये कह रहा है 1935 ईस्वी से किस पत्र का प्रकाशन किया गया। देखिए 1935 में जब हमारे देश में यदि हम कहें जिस समय ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी, उत्तराखंड में जो कमीशन या हम कहें जो शासन था, तो उस समय की यदि हम बात करें 1935 में किस पत्र का प्रकाशन किया गया था, तो ये जो प्रकाशन था ये समता नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। समता नामक प्रकाशन का ये पत्र का प्रकाशन किया गया था। ये कहाँ से किया गया था, अल्मोड़ा से इसका संपादन किया गया था। अब बाग बट्टी क्या है, बाग बट्टी क्या है ये आपको बताना है। देखिए ये बाग बट्टी क्या होता है, ये एक परंपरागत हमारा ये प्राचीन खेल है। देखिए एक परंपरागत खेल है, ठीक है, ये परंपरागत खेल के रूप में इसे हम जानते हैं। अब 40वें नंबर की यदि हम बात करें, राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है। ये बहुत दफे ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों यदि हम बात करें, कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा नैनीताल होगा या अल्मोड़ा होगा दोस्तों, या उधम सिंह नगर होगा, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यदि मैं बात करूं राज्य की जो सबसे पुरानी नगर पालिका है वो आपकी मसूरी है, ठीक है। मसूरी को ये स्थान प्राप्त है सबसे पुराने नगर पालिका होने का ये गौरव जो प्राप्त है, ये मसूरी को ये प्राप्त है, ठीक है। ये मसूरी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं द गढ़वाल राइफल का युद्ध में जो जय घोष था। देखिए जब गढ़वाल राइफल जब किसी युद्ध में जाती है, यदि मैं दो पल के लिए आपसे कहूँ ये पाकिस्तान के साथ यदि युद्ध होता है या फिर चाइना के साथ यदि हमारे गढ़वाल राइफल के जवान यदि ये बटालियन या ये टुकड़ी यदि युद्ध के लिए जाते हैं, तो इनका जो एक उद्घोष होता है, यदि हम इसका एक नारा जो होता है, तो वो जो नारा है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। यदि मैं अपने दृष्टिकोण से देखूं तो ये जो नारा है बहुत सुंदर है। जय बद्री विशाल करके ये नारा है, गढ़वाल राइफल का ये उद्घोष है, ठीक है। जब युद्ध के प्रति जब युद्ध की जो घोषणा होती है उसमें जो उद्घोष जो उत्पन्न होता है, जय बद्री विशाल करके ये उद्घोष है। अब बात करते हैं 42वें नंबर के प्रश्न के बारे में बात करेंगे। किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है। अब देखिए राहु का भी मंदिर है, अब ठीक है, तो आप ये सोचिए ये किस स्थान पर है। ये पैठानी नामक स्थान पर राहु का ये मंदिर स्थापित है, ठीक है। ये उत्तराखंड के अंतर्गत ये आता है। अब कहते हैं थापा क्या है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों पीसीएस के अंतर्गत या लोअर पीसीएस के अंतर्गत या जो अभी जो परीक्षाएं होंगी, इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो थापा क्या है, ये थापा क्या है दोस्तों,
पहले जमाने में क्या होता था, ये अनाज का जो द्रव्यमान होता है उसको मापने का एक पारंपरिक बर्तन होता था, इसे थापा कहा जाता था। देखिए अनाज एक बर्तन होता था, तो उस बर्तन को उसमें जो द्रव्यमान नापने का ये यंत्र, एक तरीके से यंत्र ही कहा जाए या पारंपरिक बर्तन कहा जाए, तो माप होती थी, इसे थापा कहा जाता था। अब बात करते हैं इसी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब ये जो प्रश्न है, किस वर्ष को पर्वतों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है? देखिए जब हम पर्वतों के बारे में बात करें, जो हिमालय है, या एवरेस्ट है, ये तुंगनाथ हैं, या अन्य पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, तो यदि हम उन श्रृंखलाओं की यदि बारे में बात करें तो ये कह रहे हैं कि इस वर्ष पर्वतों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए, जो पर्वत हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी बनाए जाने का एक ये निर्णय लिया गया था। तो यूनेस्को द्वारा ये कब हुआ था, इस जो हम इसकी बात करें तो 2002 को ये मनाए जाने का ये वर्ष था, 2002 को इस वर्ष को मनाया जाता है। अब इसी कड़ी में मैं एक वर्तमान समय का आपके सम्मुख से एक प्रश्न पुट अप करना चाहूँगा। ये जो प्रश्न है ये है आपके, कभी क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान समय में कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, जो कुमाऊं कमिश्नर के रूप में जिसे तैनात किया गया है, ये एक IPS ऑफिसर हैं जो बहुत तेज तर्रार हैं। इससे पूर्व यदि मैं इन अधिकारी की यदि मैं बात करूं, ये पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार, ये हरिद्वार के मेला प्रभारी भी रहे हैं, ये DM भी रहे हैं, ये दीपक सिंह रावत इनका नाम है। ये वर्तमान समय में आपके कुमाऊं मंडल के क्या हैं, ये कमिश्नर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, कुमाऊं आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये आज के लिए श्रृंखला यहीं तक। ऐसी यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, मैं आपके समक्ष इसी प्रकार से वीडियो लेते हुए आऊँगा। और आपको ये वीडियो कहीं भी आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।